Namaskar and welcome to Curiously Education. I hope you are doing good. You're watching Current Affairs Analysis. मैं हूं प्रशांत मामानी. Dear friends, we have 5 important topics on our table today. But before that, let me explain the why of this series. ये series आपके लिए important क्यों है? It will help you with these 3 things that you can see on your screen. Critical analytical skill develop होगी, एग्जामिनेशन में आपको एक एज मिलेगी और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो सीरीज़ है इसकी टारगेट ऑडियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स. बट जस्ट इन केस इफ़ यू आर अ क्यूरियस पर्सन, अगर आप जनरल अवेयरनेस को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, देन एज वेल दिस सीरीज विल हेल्प यू ए लॉट. बिफोर वी क्रैक ऑन, बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड लाइक टू गिव यू वन अलर्ट एज वेल. अलर्ट में यही है कि संडेज़ को ये लेक्चर जो हैं वो डिलीवर नहीं होंगे. राइट, संडेज़ को ये एक डे ऑफ रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑन आवर टेबल टुडे. डिस्कस हाउ द लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया addresses gender inequality and empowers women, especially in comparison to land ownership dynamics. यहाँ पर थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा इस चीज़ पर. लैंड ओनरशिप डायनामिक्स के कंपैरिजन में बताइए लाइव स्टॉक सेक्टर जो हैं वो कैसे जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है, खास करके महिलाओं को एम्पावर करने का काम करता है. तो लेट मी टेल यू वन थिंग. राइट, बेसिक से अगर बात करें तो जो इकोनॉमी है इसके 3 सेक्टर्स हैं एज यू नो. राइट, एक जो है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, देन देयर इज सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड इज टर्शियरी. टर्शियरी में आप सारी सर्विसेज आ गई, लेट्स से फॉर एग्जांपल एजुकेशन, आईटी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. सेकेंडरी में प्रिडोमिनेंटली मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर जो है खेती बाड़ी, माइनिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ गई. अब ये 2 सेक्टर्स आप फिलहाल भूल जाइए. लेट्स फोकस ऑन द प्राइमरी सेक्टर. नाउ द थिंग इज, अगर आप गांव में रहते हैं और आप उतने वेल्थी नहीं हैं और आपके पास ज़मीन भी नहीं है, यू आर नॉट ज़मींदार, राइट, यू डोंट हैव एनी लैंड, तो एजुकेशन भी नहीं है, देन ज़्यादातर ऐसे मामलों में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग जो हैं, ऐसे परिवार जो हैं, दे वर्क फॉर समवन एल्स. राइट, ये किसी दूसरे लोगों की खेती बाड़ी में काम करते होंगे. राइट, जो हम कहते हैं खेत मजदूर. राइट, अब ज़मीन तो शायद वो कभी ख़रीद ना पाए बिकॉज यू नो के उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं. लेकिन अगर धीरे धीरे लाइव स्टॉक सेक्टर में वो एंटर करते हैं तो दिस इज़ वन सेक्टर कि अगर उनके पास उतना एजुकेशन नहीं है, उतनी कैपिटल नहीं है, तो लाइव स्टॉक एक ऐसा क्षेत्र है जिससे उनकी चीज़ें जो है, उनका जीवन जो है वो आने वाले समय में बदल सकता है. बाय द वे, लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन. इसमें गाय, भैंस, भेड़ बकरी आ गई, इसमें जो है मुर्गी पालना, ये सारी चीज़ें जो है वो ओवरऑल लाइव स्टॉक सेक्टर का पार्ट है. हमारे देश भारत के लाइव स्टॉक डोमिनेंस की अगर हम बात करें, then you will be surprised to know India contributes 25% of global milk output. 25% दुनिया का दूध जो है वो हम पैदा करते हैं. जब एग प्रोडक्शन की बात आए then we are number 2 in the world. जब मीट प्रोडक्शन की बात आए तो we are 5th in the world. एंड अगर हम लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन अगर किसी देश के पास है तो दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया. इतना ही नहीं, 2023-24 में आप एक्सपोर्ट्स देखिए, लाइव स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ जो एक्सपोर्ट्स हैं, तो वी हैव एक्सपोर्टेड 3,73,665.51 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट किया था. और बफेलो मीट जो है वो इस एक्सपोर्ट में 82% जितना कंट्रीब्यूशन जो है वो करता है. लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो न्यूट्रिएंट रिच फूड के साथ डील करता है, जैसे मिल्क है, मिल्क इज ऑल्सो सुपर फूड. राइट, एज फार एज आई नो, एग इज डेफिनेटली सुपर फूड, एंड देन यू हैव मीट एज वेल. और ड्राउट सर्विस प्रोवाइड करता है. व्हाट इज ड्राउट सर्विस? ड्राउट सर्विस का मतलब ये है कि अगर सूखा पड़ गया, राइट, अभी खेती बाड़ी जो है तो उसमें उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज या फिर वेदर कंडीशन की वजह से, तो अगर आपके पास लेट्स से गाय हैं, भैंस हैं, तो इसका जो दूध है इसको बेचकर भी आप अपना जो कहते हैं ना भरण पोषण कर सकते हैं. आप यू नो यू विल बी एबल टू सर्वाइव. फिर डंग के बारे में तो हमने, गोबर गैस के बारे में तो बात की थी. राइट, डंग का क्या किस लेवल पर हम इसको ले जा सकते हैं.
आई थिंक एक दो दिन पहले ही हमने इस पर एक विस्तार से, सिर्फ इसी टॉपिक को विस्तार से एक्सप्लोर किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा देन आई विल हाईली रेकमेंड यू गाइस टू चेक आउट आवर अदर वीडियोस। Very, very interesting point here. Livestock sector acts as a financial institution for rural households. I still remember कोविड के टाइम की बात है, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, एज फार एज आई नो, क्योंकि अब तो कितने 5 साल हो गए हैं, लेकिन आई थिंक इट वॉज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। आई रिमेंबर बिकॉज गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है बनासकाठा, इट्स काफ़ी प्रोग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ खेती बाड़ी, बायोगैस में भी वो काफ़ी आगे हैं। तो ये जो बनासकाठा है वहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं, राइट, ये गांव की महिलाएं जो हैं ये लाइव स्टॉक सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ महिलाओं के पास एक गाय है तो कुछ महिलाओं के पास 50 से ज़्यादा गाय है, गाय भैंस एक्सेट्रा, राइट, इन जनरल लाइव स्टॉक। और ये जो महिलाएं हैं ये गाय और भैंस का दूध बेचने का काम करती हैं। और कोविड के टाइम पर ऐसा था कि लोग जो हैं उनके पास बिजनेस नहीं था, उनके पैसे नुकसान हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ये महिलाएं जो हैं ये गाय और भैंस का दूध बेचकर ऑन एन एवरेज 1 लाख से लेकर कुछ कुछ महिलाएं जो हैं वो 10 लाख रुपए तक पर मंथ कमाती थी। सो ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है, ये सेक्टर जो है ये माला माल बना दे, ऐसा सेक्टर है ये। लाइव स्टॉक सेक्टर जो है इट ग्रीव एट 8% CAGR। और अगर आप एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के GVA को देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन 30.23% है। और टोटल GVA जो है इसमें 5.50 जो है कंट्रीब्यूशन इसका रहता है। 70% हमारे देश के जो रूरल हाउस हैं वो लाइव स्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ इनकी आजीविका जो है वो जुड़ी हुई है। और ये जो 70% रूरल हाउस हैं इसमें 70% जो वर्क फोर्स हैं जो लाइव स्टॉक के साथ जुड़ी हुई है, या फिर लाइव स्टॉक वर्कफोर्स जो है तो उसमें 70% जो है वो महिलाएं हैं। नाउ एक चीज़ जो हर एक जगह पर ऑब्जर्व की गई है दैट इज़ कि जब महिलाएं पैसे कमाती हैं, जब महिलाओं के पास रिसोर्सेज आते हैं, राइट, जब उनके पास उनका पॉकेट या फिर उनका पर्स भरा हुआ होता है, देन व्हाट दे डू इज़ दे स्पेंड this money for the nutrition and education for their kids and their family। तो इससे पूरा एक परिवार जो है उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारे देश के डेवलपमेंट में इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2025-26 का जो बजट है इसने एनिमल हस्बेंड्री के लिए 4,840.40 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए हैं। दिस इज 26.08% का इंक्रीज कंपेयर टू लास्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। एंड मेजर फंडिंग जो है ये बजट का, तो इट विल बी स्पेंड फॉर लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तो यहाँ पर लाइव स्टॉक सेक्टर जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शियलाइज्ड है, काफ़ी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं तो यहाँ पर अभी भी ये एक सब्सिस्टेंस है। सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है कि बस आपका गुजारा चल रहा है, यू आर नॉट मेकिंग दैट मच मनी, मीन्स आपका खुद का गुजारा चल रहा है, आप यू आर नॉट इवन एबल टू सेल मिल्क और थिंग्स एसोसिएटेड विद लाइव स्टॉक। तो यहाँ पर इसको और ज़्यादा कॉमर्शलाइज करने की ज़रूरत है। किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं तो इसमें डेयरी फार्मर्स को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। तो यही चीज़ें जो हैं वो ऐसे दूसरे जो फार्मर्स, जैसे कि अगर किसी ने राइट मुर्गी पालने का काम कर रहे हैं, इफ़ दे आर लुकिंग आफ्टर लेट्स से भेड़ बकरी एंड थिंग्स, तो उनको भी इसका लाभ मिले। तो इसको और ज़्यादा एक्सपांड करने की ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है KCC को। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं दैट वी कैन टॉक अबाउट सॉल्यूशंस एंड चैलेंजेस। तो नंबर 1 इज़ ऑप्टिमाइजिंग लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। देखिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है, लेकिन ऑन एन एवरेज मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो कंपेयर टू दूसरे देश बहुत कम है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू अबाउट इट, दैट वी कैन लर्न फ्रॉम, लाइक ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, कनाडा जैसे देश, न्यूजीलैंड है, तो इन सारे देशों से हम सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है लाइव स्टॉक पर, यानी कि जो सरकार के द्वारा इसमें खर्च किए जाते हैं, तो इसको और ज़्यादा एनहेंस और प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। इसके साथ जो फीड्स एंड फॉडर हैं इसकी सप्लाई को, यानी कि जो लाइव स्टॉक के लिए खाने पीने की चीज़ें हैं, तो इसको और ज़्यादा
सप्लाई को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लाइव स्टॉक सर्विसेज जो हैं इसकी डिलीवरी इन जनरल, फॉर एग्जांपल मेडिसिन एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल एसोसिएटेड विद इट, और ज़्यादा रिसर्च और एक्सटेंसिव रिसर्च करने की ज़रूरत है। एंड इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स लाइव स्टॉक इंश्योरेंस जो है प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसकी ओवरऑल मार्केट और वैल्यू चेन जो है इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत। दिस आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू take to make livestock sector bit more profitable and a bit more attractive for other people, right? Let's move on to the next topic. This one is about tariff. शायद आपको लग रहा होगा कि यार टैरिफ के साथ जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। दिस इज एन ऑन गोइंग थिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम, क्योंकि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली एक्शंस जो है वो यूएसए ने लेना स्टार्ट की है। सो द क्वेश्चन इज critically analyze the impact of Trump's tariff policies on global trade with specific reference to their implications for India and other major economies. Now dear friends, जो ट्रम्प साहब हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन, when I say Trump, when I say USA, तो आप समझ लीजिए we are talking about Trump 2.0 सरकार। 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी मैक्सिकन कैनेडियन गुड्स पर, राइट। चाइना पर भी बहुत सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो थोप दी हैं। और अब यूएसए के जो बड़े बड़े कार मेकर्स हैं तो वो सरकार के पास गए और कहा कि भाई आपने ये कनाडा और मैक्सिको से बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो कार के लिए वहाँ से आते हैं यहाँ पर, और अगर आपने इन सारी चीज़ों पर, ये मैक्सिकन और कैनेडियन गुड्स पर आपने जो ड्यूटीज़ इंपोर्ट की है तो इसकी वजह से ओवरऑल कार की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक कार जो है बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स से बनी हुई होती है। तो जब कार मेकर्स ने लॉबिंग करना स्टार्ट किया तो 1 महीने की राहत जो है वो उन्होंने दी है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। सी द थिंग इज़, जब आप एक आर्टिकल आई वॉज गोइंग थ्रू और उसमें टैगलाइन यही थी कि जो एक डे ट्रेडर होता है ना, यू नो व्हाट डे ट्रेडर इज, राइट, जो शेयर मार्केट में डे टू डे खेलते हैं, जो एक प्रकार का ट्रेडिंग हर रोज़ करते हैं कि आज जो है वो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपका टारगेट है कि आप आज 11,000 बनाएंगे, 10,000 जो है वो आपके 11,000 हो जाएंगे। तो डे टू डे प्रॉफिट पर आपका ज़्यादा फोकस रहता है रादर दैन लॉन्ग टर्म वेल्थ, राइट। यू आर चेजिंग मनी रादर दैन लॉन्ग टर्म वेल्थ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ, इजंट इट? तो इस प्रकार का एक बिहेवियर जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल रहा है कि इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन मनी रादर दैन लॉन्ग टर्म वेल्थ। तो फिर उनको कुछ डिसीजंस जो हैं वो रिवर्स करने पड़े। तो यहाँ पर कार मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग की और ये कंसेशंस जो हैं वो अनाउंस किए गए। चाइना ने अब यूएसए के ये जो टैरिफ्स हैं तो इसको रिटेलिएट किया है। चाइना ने भी यूएसए के फार्म प्रोडक्ट्स पर 10 से लेकर 15% जितना टैरिफ जो है वो लगा दिया है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, ये चाइना का एक स्टेटमेंट आया है कि आप किस प्रकार का युद्ध करना चाहते हैं, हम हर एक प्रकार के युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर आप ट्रेड वॉर करना चाहते हैं, वी आर रेडी टू गो फॉर ए ट्रेड वॉर विथ यू, राइट, विथ यूएसए ऑफ कोर्स। अगर आप टेक वॉर करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल वॉर, लेट्स गो फॉर इट। और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर आप करना चाहते हैं, वी आर रेडी। इस प्रकार का स्टेटमेंट चाइना ने दिया है। तो चाइना ने फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर ये चीज़ लगा दी है। तो इसकी वजह से यूएसए का जो सोय, कॉर्न, बीफ, चिकन, कॉटन, ये सारी चीज़ें जो चाइना में मिलती है इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। बेसिकली चाइना की मार्केट में यूएसए के ये सारे प्रोडक्ट्स बिकना जो है वो बेचना जो है इट्स गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट बिकॉज दे आर गोइंग टू बिकम मोर एक्सपेंसिव, राइट। तो इससे किसको नुकसान होगा? यूएसए के एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। ओईसीडी जो एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ओईसीडी का ये एस्टिमेशन है कि आज जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना आज की दुनिया में, तो इसमें 70% चीज़ें जो इंटरनेशनल ट्रेड में होती हैं ये ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट हैं। कोई एक देश जो है वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई एक देश जो है वो प्रोड्यूस आज के समय में कर भी नहीं पाएगा। यू नीड टू बाय समथिंग एंड समथिंग फ्रॉम समवेयर एंड समवेयर एल्स, राइट। रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स की बात करें, फिनिश्ड गुड्स की बात करें, तो वो अलग अलग बॉर्डर्स जो हैं उसको क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पार्ट है तो ये पार्ट जो है वो इजराइल में बना, राइट। फिर ये पार्ट जो है वो किसी लेट्स से चाइनीज़ कंपनी ने परचेज़ किया, ये चाइनीज़ कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी को ये चीज़ बेचेगी और फिर इंडियन कंपनी कार बनाकर यही कार जो है वो जापान को बेचेगी, राइट। तो एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारी अलग अलग
बॉर्डर्स को क्रॉस करके जाता है. दिस इज जस्ट अ रफ एग्जांपल. सो रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स क्रॉस बॉर्डर्स रिपीटेडली. तो इस प्रकार के जो डिसीजंस है ना, टैरिफ लगाने के डिसीजंस, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो ग्लोबल और ओवरऑल बिजनेस के लिए भी उतने अच्छे नहीं हैं. इंडिया की बात करें तो 23-24 में हमने $20.9 बिलियन के ऑटो यानी कि कार के कंपोनेंट्स या फिर ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स जो हैं, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स एक्सेट्रा, तो इतने पैसों के कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने इंपोर्ट किए थे. और जब कंपोनेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं तो क्या होता है, कार जो है इट विल बिकम एक्सपेंसिव एज वेल. जब हमारे देश में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था तो उस समय पर फोकस जो था वो ये था कि हम इंपोर्ट्स पर कंट्रोल करें और एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा बूस्ट करें, राइट. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने फ़ोन कंपोनेंट्स जो हैं उनको यहाँ बनाने के चक्कर में एक्सपेंसिव किए, उन पर थोड़े टैरिफ्स बढ़ा दिए, तो इससे हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो पिकअप होने में फेल रहा. और फिर सरकार को पता चला कि वी नीड टू रिड्यूस दिस इंपोर्ट आइटम्स, क्योंकि ये सारे इंपोर्ट की आइटम्स जो हैं, ये रॉ मटेरियल जो हैं, किसी का फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका रॉ मटेरियल है, तो इट विल हेल्प विथ ओवरऑल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. तो जब टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया तब जाकर हमारे यहाँ पर चीपर टेलीफोन्स जो हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो हम प्रोड्यूस कर पाए. 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो इससे पहले एक स्मूथ हाउली टैरिफ एक्ट आया था, यूएसए की ही बात हो रही है यहाँ पर. तो ये एक्ट जो है ये प्रोलॉन्ग हुआ और ग्रेट डिप्रेशन तक ये चला, उसके बाद भी चला. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना आज का, उस समय पर जो है उसकी इम्पैक्ट भी काफ़ी नेगेटिव थी. तो आज का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इट इज़ मोर ग्लोबली इंटीग्रेटेड, राइट. उस वो समय और आज का समय आप देखिए, यू नो कि टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें कितनी सीमलेस हो चुकी हैं. चाइना अब क्या कर सकता है, चाइना जो है वो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स जो हैं उस पर बैन लगा सकता है, और बहुत सारी यूएसए की कंपनीज पर तो चाइना ने ऑलरेडी बैन लगा दिया है. तो इसकी वजह से यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है, तो इनके लिए बिजनेस करना जो है इट्स गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट. तो जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना बाई ट्रम्प सरकार, तो उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया के दूसरे देश और उनकी कंपनीज जो है वही ब्लीड कर रही है, उनकी कंपनीज की भी बहुत बुरी हालत हो जाएगी. इस प्रकार के टैरिफ वॉर्स जो हैं वो धीरे धीरे अगर चलते रहें तो फिर इट में एस्केलेट इनटू ए बिग कॉन्फ्लिक्ट. सो आई होप कि जल्द से जल्द ये जो अभी चल रहा है ये टैरिफ वॉर एंड थिंग्स, ये जल्द से जल्द बंद हो. लेट्स होप, ताकि ग्लोबलाइज्ड, और काफ़ी सरप्राइज फील होती है. वी नो कि WTO जो है वो काफ़ी वीक हो चुका है, लेकिन ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, UN, WTO एक्सेट्रा, ये क्लियरली अब ये इंडिविजुअल एक देश जो है वो इस प्रकार की चीज़ें खुलेआम कर रहा है और इसको कोई रोक नहीं पा रहा है. तो दिस इंडिकेट्स कि ये सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कुछ काम के नहीं रहे, टू बी ऑनेस्ट, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस वन इज़ अबाउट सिविल सर्विसेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास करके अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. सो सी, examine the need for specialized appraisal systems in India's civil services with specific reference to the Indian Forest Service and its unique mandate. Dear friends, हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, इसको आप हमारी जो पुरानी एक वर्ण व्यवस्था थी, जो कास्ट सिस्टम है, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. और ऐसा ही कंपैरिजन जो है वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर M.N. बूचू साहब ने किया है. He has linked India's bureaucracy to a caste hierarchy. इसमें IAS ऑफिसर जो हैं, they are compared with Brahmins, they sit at the very top of this hierarchy. IPS जो हैं, they are more like Kshatriyas, right? Then comes the general bureaucracy, they are like Vaishyas, and teachers और scientists जो हैं तो उनको शूद्रस की कैटेगरी में बूच साहब ने कंपेयर किया. दिस इज जस्ट ए कंपैरिजन, राइट, कि इस प्रकार की सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पर हैं. अब ऐसी बात इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है उसका 2024 का जो अप्रेजल ऑर्डर है, इट इज़ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल. क्यों कंट्रोवर्शियल है इसको समझते हैं. सी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, इनका जो अप्रेजल है, यू नो व्हाट अप्रेजल इज, राइट. कुछ सालों के बाद आपकी जो सर्विस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवेल्युएट की जाती हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन कैसा है एक्सेट्रा, और उसके बाद आपको प्रमोशन दिया जाता है. जनरली अप्रेजल को ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं, डिमोशन भी दिया जा सकता है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज की बात है. यहाँ पर तो अप्रेजल में का मतलब यही है कि आपको
प्रमोशन मिलेगा। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनका अप्रेजल कौन करेगा? आईएएस ऑफिसर्स, डीएम्स और डीसीज करेंगे। नाउ फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जो आर्ग्यूमेंट है, इट इज़ वेरी वेरी राइट, मीन्स उनकी आर्ग्यूमेंट बराबर है, राइट आर्ग्यूमेंट है। उनका कहना यह है कि फॉरेस्ट ऑफिसर का जो जीवन है, यानी कि उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, या फिर आईएफएस एज ए सर्विस, चाहे वो स्टेट लेवल की जो नेशनल, दैट इज कॉल्ड आईएफएस ऑफ कोर्स, और स्टेट लेवल की जो है, बाय द वे यू नो दिस थिंग राइट, बिफोर आई जंप इनटू दैट, के हमारे देश में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। एक है आईएएस, फिर है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, एंड द थर्ड इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 ही ऐसी सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विस हैं, ठीक है। बाकी सर्विसेज जो हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी देखकर आप बनेंगे ऑफिसर तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर बनेंगे, लेकिन ये 3 जो हैं दे आर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं, उन फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए भले ही आपका प्रीलिम सेम हो, लेकिन यू नीड एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट इकोलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सर्विस के लिए इवैल्यूएशन जो करेंगे, वो उनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं होगी। आईएएस ऑफिसर्स के पास ये टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होंगी और नहीं होती है, तो वो आपको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उठाया है। दूसरी चीज़, आईएएस ऑफिसर्स जो हैं दे प्रायोरिटाइज रेवेन्यू फ्रॉम माइनिंग। फॉरेस्ट ऑफिसर जो है उनका पूरा फोकस कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर होता है, क्योंकि उनकी सर्विस जो है वो यही चीज़ जो है वो उनको सिखाती है। सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर्स लाइक चीफ कंजर्वेटर्स जो हैं, उनका अप्रेजल जूनियर आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा किया जा सकता है। सो दिस इज टेक्निकली, लीगली, एडमिनिस्ट्रेटिवली इनकंसिस्टेंट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आईएफएस जो हैं, आईएफएस सर्विस जो है, इसका फोकस कंजर्वेशन, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट पर होता है, और इसके लिए आपको फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी की एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, तब जाकर एक आप आईएफएस ऑफिसर बनते हैं। आईएएस जो है दे आर मोर जनरलिस्ट, नॉट जर्नलिस्ट, राइट, जनरलिस्ट हैं। इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। हमारे यहाँ पर यह भी एक चीज़ है, बुलेट फॉर बुलेट नाम की एक किताब है। ये लिखी है जूलियो रिबेरो साहब ने, जो एक समय पर बहुत ही फेमस आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे। इज ए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर नाउ, ही इज, गॉड ब्लेस हिम, समवेयर अराउंड आई थिंक 91 और 92 ऐसी कुछ उनकी एज अभी है। तो इनकी ये जो किताब है बुलेट फॉर बुलेट, उसमें मैंने पढ़ा था कि व्हाट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी डोंट हैव दैट गुड पुलिस सर्विस इन आवर कंट्री। और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये भी है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि एक बार आपने यूपीएससी क्लियर की और आप लेट्स से आईपीएस ऑफिसर बन गए, तो आप आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, आपने पूरा जीवन, आपकी ट्रेनिंग से लेकर सारी चीज़ें, आपने हमेशा आईपीएस का ही काम किया है। लेकिन आपका जो बॉस होगा, जो होम मिनिस्ट्री में बैठेगा, वो आईपीएस नहीं होगा, वो कोई आईएएस ऑफिसर होगा, जिसके पास आपके पास जो नॉलेज है आपकी फील्ड की। आप आईपीएस इज ए स्पेशलाइज्ड सर्विस जस्ट लाइक आईएफएस, लेकिन आपकी सारी चीज़ें, आपका ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें जो है वो एक आईएएस ऑफिसर करेगा। तो दे are not that much aware, they don't have that expert knowledge as far as IPS is concerned। पुलिस की बात करें तब आईएएस के पास उतना नॉलेज नहीं रहता है। सो दिस इज अ बिग हर्डल। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स आपको इस बात को वाउच करेंगे, दे विल टेल यू अबाउट दिस थिंग। सो अगर आईएफएस की बात करें तो उसमें जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको एक इन्फॉर्म्ड इवैल्यूएशन करने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए। वो नहीं है तो फिर हाउ विल यू बी, how can you or how you would be able to evaluate a person? So we need separate command structure for IFS. I would say we need a separate command structure for IPS as well, right? ताकि better assessment हो सके। और cross cadre appraisals जो हैं, इसमें बहुत सारे flows होते हैं, तो ऐसा कोई भी रूल जो है वो बने उससे पहले इसको अच्छी तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए। मूविंग ऑन टू द फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे, दिस वन इज अबाउट सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ and investment in education and health. Sorry, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Assess the feasibility of achieving sustained economic growth without significant investments in education and health as highlighted in the economic survey. Economic survey ने ये highlight किया है कि सरकार ने बड़े बड़े पिलर्स
आपको बताया, मीन्स ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिससे जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा. फॉर एग्जांपल डी रेगुलेशन किया जाए, प्राइवेट पार्टनरशिप इंक्रीज की जाए, एनर्जी ट्रांजिशन, कैपेबिलिटी ऑगमेंटेशन, ये कुछ ऐसे 4 बड़े पिलर्स हैं जिससे ग्रोथ जो है वो बूस्टअप होगा. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन कैपिटल. और हेल्थ और एजुकेशन को अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो आप बड़ी बड़ी कितनी भी चीज़ें कर लीजिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो उतना ज़्यादा हो ही नहीं सकता. अब हमारे देश की सिचुएशन ये है, 90% जितनी जो वर्कफोर्स है हमारी, तो इसके पास सेकेंडरी या फिर उससे कम लेवल की एजुकेशन है. और 88.2% जो लोग हैं जो वर्कफोर्स का पार्ट है, तो दे हैव लो कॉम्पिटेंसी ऑक्यूपेशंस, राइट. कॉर्पोरेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ बाय 22.3% इन फाइनेंशियल ईयर 24, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है इट ग्रू ओनली बाय 1.5%. एम्प्लॉय एक्सपेंस जो है ये 17% में से 13% ड्रॉप हुआ. पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ कंपेयर्ड टू ब्रिक्स पीयर्स, जो ब्रिक्स के दूसरे देश हैं उसके साथ अगर हम अपनी सिचुएशन को कंपेयर करें, देन वी फाइंड के एजुकेशन में वी इन्वेस्ट सम 4.98% ऑफ जीडीपी, एंड फाइनेंशियल ईयर 25 की बात है, राइट, एलोकेशन की बात है. और हेल्थ की बात करें तो इसमें जीडीपी का 3.33% जो है वो एलोकेट किया गया, विच इज़ वेरी लो कंपेयर्ड टू आवर ब्रिक्स पीयर्स. 35 से 40% जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज़ और डिफेंस के लिए एलोकेट किया जाता है. और इसकी वजह से एजुकेशन और हेल्थ को जितना शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है. मीन्स ऐसे जो कहते हैं ना कि बहुत ही हाथ खुले मन मोटा रख के आपने जो पैसे दिए एजुकेशन और हेल्थ को, ये चीज़ जो है वो सरकार नहीं कर पाती. बजट 2025-26 में टैक्स रिलीफ को प्रायोरिटी दी गई और इस पर बहुत सारी डिस्कशन हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन और हेल्थ पर जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उतना नहीं हुआ, तो इस पर उतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई. दिस इंडिकेट्स कि कि हमारी जो पैसे बचेंगे उस पर ज़्यादा फोकस है कि इतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा, इस पर ज़्यादा फोकस है रादर देन कि हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ को लेकर सरकार ने क्या किया है. और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, जब तक आईएएस आईपीएस नेता अभिनेता ये सारे लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में इनका एडमिशन ना हो, तब तक आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. आज भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पेरेंट्स को आप पूछेगा तो उनका एस्पिरेशन यही होगा कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हमारे बच्चे को अच्छी स्कूल में दाखिला दिलवा दें. अच्छी स्कूल का मतलब है एक प्राइवेट स्कूल, राइट. हमारे देश में कुछ 12 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, दे आर एनरोल्ड इन पब्लिक स्कूल विथ 50 लाख टीचर्स ट्रेनिंग दैम. कोविड के टाइम पर वी हैव सीन कि मोबाइल टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं था बहुत सारे बच्चों को, तो उनकी वजह से उनका एजुकेशन जो है वो ड्रॉप हुआ था. तो इसमें भी सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन जो है इसमें बहुत सारे गैप्स हमें देखने को मिले थे. हमारे देश में हायर एजुकेशन की बात करें तो 4.33 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन में हैं, लेकिन इसमें भी क्वालिटी के बहुत बड़े गैप्स हैं. कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर इन फ्रॉम आईआईटी एंड आईआईएम एंड बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स में से वो पढ़ के आते हैं, और बाकी की जो हैं वो मीडियोकर लेवल पर हैं. तो इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, राइट. एक इलीट वर्ग है जो काफ़ी छोटा है, और बाकी के जो एक बहुत बड़ा मास है ये हायर एजुकेशन का, तो दे आर कमिंग फ्रॉम नॉट दैट फेमस इंस्टीट्यूशंस, राइट. तो उनके भी ओवरऑल ग्रोथ में आप देखेंगे देयर इज़ अ बिग गैप. सो वी नीड मोर रिसर्च इन्वेस्टमेंट. रिसर्च पर तो हमने कई बार इससे पहले भी बात की है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. एआई के टाइम पर हमने देखा था, तो नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, बट यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, इजंट इट. पब्लिक हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वी नीड इन्वेस्टमेंट फॉर इमरजेंसीज. जो स्कीम्स अभी चल रही हैं तो इनको अलाइन करना, इसमें और ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए हमें, राइट. इसमें सब ऑप्टिमल कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है. वी नीड मोर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज टीचर ट्रेनिंग. इसी के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना जो है वो बहुत एसेंशियल हैं. जब तक ये नहीं होगा तो आप कितने भी पिलर्स क्रिएट कर लीजिए, उसका टोटल लाभ जो है वो तब तक नहीं मिल सकता जब जो ह्यूमन कैपिटल है उसको हमने डेवलप ना किया. जब तक हम नहीं करते तब तक, ठीक है. The fifth topic, right? Let's talk about sustainable development goals. Evaluate the need for a paradigm shift in India's growth model from GDP centric development. हमारा जो growth model है या फिर जो हमारा focus रहता है ना, वो ये रहता है कि GDP कितनी इंक्रीज हुई. नंबर्स हमें काफ़ी ज़्यादा लुभाते हैं, लेकिन व्हाट वी नीड इज़ वी नीड टू शिफ्ट आवर फोकस. एक पैराडिम शिफ्ट की ज़रूरत है, एक बड़े शिफ्ट की ज़रूरत है कि जीडीपी सेंट्रिक डेवलपमेंट से हटकर वी हैव टू फोकस ऑन सोशियो इंक्लूसिव, सोशियो एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क.
दैट इज अलाइंड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट हम सबको देखने को मिली है, राइट. 2015 में ये जो एजेंडा सेट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो इसका यही एक कारण था कि ये जो क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट है तो इसको रिवर्स किया जा सके. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस पर आप नज़र डालेंगे तो भारत का रैंक बहुत ही ख़राब है. 167 कंट्री में हमारा रैंक जो है अब ये 109 है. और जो 16 है, 16 में से 9 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं. एक ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, सैनिटेशन, पीस, जस्टिस, ये सारी चीज़ों में हम बहुत ही लैगिंग हैं. स्टेट का भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल उत्तराखंड जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है, बिहार जो है वो सबसे पीछे हैं. अब तमिलनाडु जो है इट इज़ 3rd रैंक, लेकिन आप देखेंगे कि 12 ऐसे SDGs जो हैं तो उसमें तमिलनाडु पीछे हैं. रैंक में 3rd है लेकिन 12 SDGs में तमिलनाडु बहुत पीछे है. उत्तराखंड इज एट वेरी टॉप, लेकिन यू विल फाइंड कि कुछ ऐसे SDGs हैं जिसमें वो काफ़ी पुअर हैं. वेस्ट बंगाल जो है तो उसने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है. 62 स्कोर में से ये 72.1 तक पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, राइट. सो दिस आर द थिंग्स वी नीड मोर ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ताकि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिकेटर्स हैं उसके जो फ्लोज हैं उसको हटाकर हम राइट तरीके से देख सके कि कितनी गरीबी एक्चुअली यहाँ पर है. इसी के साथ साथ GDP ओरिएंटेड जो ग्रोथ टेम्पलेट है इसको हमें रीशिफ्ट करना है सोशियो एनवायरमेंटल इंडाइसेस पर, कि क्या हर एक व्यक्ति का ग्रोथ हो रहा है, क्या हर एक व्यक्ति को डेवलपमेंट का लाभ मिल रहा है, राइट. दिस आर द थिंग्स. एक इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सिर्फ आंकड़ों से नहीं, राइट. क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उससे एक बदलाव हमें देखने को मिलेगा. और ये सारे रैंकिंग्स जो हैं दे आर ऑल्सो नॉट दैट एक्यूरेट टू बी ऑनेस्ट. इनकी जो मेथोडोलॉजी है, आप डेप्थ में जाएंगे देन यू विल फाइंड के चलो एग्जामिनेशन के लिए कुछ आपको याद रखने होते हैं नंबर्स, तो चलो ठीक है, लेकिन व्हेन यू विल लर्न हाउ टू डू रिसर्च, राइट, आपको रिसर्च की मेथोडोलॉजीज और ये सारी चीज़ें पता चलेगी, राइट, देन यू विल फाइंड के बहुत सारी चीज़ों में, राइट, लाइक फॉर एग्जांपल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो आंकड़ा आता है, तो अगर आप ऊपर से देखेंगे देन यू विल फाइंड के वी आर डूइंग रियली गुड व्हेन इट कम्स टू ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. बट आप देखेंगे कि उसमें कुछ चीज़ों में मुंबई और दिल्ली का लिया जाता है, तो उससे पूरे देश का आप कैसे नाप सकते हैं. दूसरी चीज़ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आप कुछ चीज़ों में आगे हैं, कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और इन सारी चीज़ों में देखेंगे देन वी आर वेरी पुअर. तो ये आंकड़े जो हैं, ये नंबर्स जो हैं, वो एक रियल पिक्चर जो है वो प्रोवाइड नहीं करता. आई एम नॉट सेइंग कि इनको सारे आंकड़े गलत हैं सारे, बट दे आर नॉट गिविंग यू द ट्रू पिक्चर ऑफ द ग्रास रूट रियलिटी. तो ग्रास रूट रियलिटी तो कैसे पता चलेगी कि आप किसी भी जगह पर जाएं और आपको देखें कि गरीबी ना हो, कोई भीख ना मांग रहा हो, हर कोई किसी के पास कपड़े रहने के लिए, ये सारी चीज़ें जब हो जाएगी तब किसी को बताना नहीं पड़ेगा, कोई UN या फिर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा गरीबी है या नहीं है, SDGs यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट. उसके लिए कोई किसी एजेंसीज के आंकड़े के हम मोहताज नहीं है. सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.